एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की क्लास लेके आई हूँ। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने साइंस सीटेट पेपर 2 में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैथ एवं साइंस को चुना है। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक विद्युत सेल और विद्युत बल्ब से बने परिपथ के दो खुले सिरे बनाती तारों को एक एक करके निम्नलिखित द्रव में डुबोया गया है। कोई परिपथ बनाया जा रहा है विद्युत सेल का, जिसको जो है किसमें, इन लिक्विड में डुबोया जा रहा है इनके एक एक तार को। फिर है बल्ब जला है या नहीं, ये क्या हो रहा है, इसका असेसमेंट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए में बल्ब जल गया और किसमें बल्ब जला है, डी में भी बल्ब जला है, बी और सी में बल्ब नहीं जला है। मैं आपको बता दूं, अगर बल्ब जला मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए कंडीशन होता है, इसके लिए क्या कंपलसरी है, आयन। आयन वहाँ पे प्रेजेंट होना कंपलसरी है, जिसमें आयन नहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो बी और सी में क्या होगा, आयन नहीं होगा। आयन किस में नहीं होता है, जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर ले लीजिए, इसमें आयन कंडक्ट नहीं होता, इसमें आयन नहीं होता। और डिस्टिल वाटर में भी आयन नहीं होता। बी और सी के से हम आंसर निकालेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक चीनी का विलेन और एक आसुत जल, ये दोनों है ना। पहला कॉपर सल्फेट और लौड़ी विलेन, इसमें भी आयन होता है, इसमें भी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूध का दही में परिवर्तन। जो दूध होता है उसका दही में परिवर्तन क्या होता है, दूध जब बनता है, ये दूध से जब दही बनता है ना, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको बताई हूँ, केमिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और केमिकल इन्वॉल्व, इसमें कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होता है, रसायन कौन सा इन्वॉल्व होता है, लैक्टिक एसिड इन्वॉल्व होता है। लैक्टिक एसिड जब क्या करता है, लैक्टिक जो एसिड होता है, ये जब केसीन से क्रिया करेगा ना, केसीन से, तो दूध से दही बनेगा। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या है, और अनुत्क्रमणीय है, मतलब जिसको इरिवर्सिबल है। इसको क्या दूध जब दही बन गया, दही बन गया तो इसको क्या दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है वो ऐसा ही होता है, उसे रिवर्स कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ये एक केमिकल प्रोसेस है और क्या है, इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, डब्ल्यू एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटी एसिड के साथ साथ धोने और बेकिंग उत्पादों में भी किया जाता है। बेकिंग आपको पता होगा, बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं। और ये भी पता होगा एंटी एसिड के रूप में किसे यूज किया जाता है, NaHCO3 को यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता है एंटी एसिड, मतलब गैस जब बन जाता है। ठीक है, इसके बाद और क्या बोलते हैं, बेकिंग उत्पाद यही है, खाने में भी इसको इसका यूज होता है। इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, ये बेसिक होता है नेचर से। फिर है, यक्ष में हल्दी का विलेन डालने पे इसमें जब हल्दी डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाएगा। तब हल्दी डालने पे ये रेड कलर का हो जाता है। और फिर है, डब्लू का सामान्य नाम जेड है। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी SCO3, ये बेसिक हो जाता है नेचर जब हल्दी डालते हैं। बेसिक नेचर का होता है, फिर हल्दी डालते हैं तो रेड हो जाता है, फिर इसका नाम बेकिंग सोडा है। और एंटी एसिड के रूप में और पूछा जाता है, एक एल ओ एच का होल थ्राइस होता है, ये एंटी एसिड के रूप में यूज होता है। एक MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये एंटी एसिड के रूप में पूछा जाता है। मैं प्रीवियस ईयर करवा रही थी, दोनों क्वेश्चन आए, ये तो नहीं अभी तक पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया। जब ये पूछा गया तो इसी पैटर्न पे ये भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर आपको बता ही चुकी हूँ, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। जो वायरस होते हैं उनको मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए कोई वायरस है, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, कुछ वायरस तो ऐसे नग्न होते हैं, मतलब बिना कोटिंग के होते हैं। लेकिन जो कोटिंग होती है इनमें क्या पाया जाता है, DNA प्लस RNA, मतलब ये बने ही DNA और RNA किससे होते हैं, जो वायरस होते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वायरस जो होते हैं ये सजीव नहीं होते, ये निर्जीव होते हैं। कई साल तक निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। ये कब सजीव हो जाते हैं, इनमें जीव कब आता है, इनमें जीव तब आता है जब ये किसी जीवित कोशिका में जाते हैं। कोई मान लीजिए लिविंग सेल होगा, कोई लिविंग सेल होगा, जब इसमें ये इंटर कर जाएंगे ना, तब ये जीवित हो जाते हैं, जो विषाणु होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है, सही कथन का चयन करना है, बिल्कुल सही है। फिर है, इसमें DNA और RNA होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा।
इसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती, मतलब ये इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये इस आकार में भी होता है, इसमें होता है, ऐसे होता है, किसी भी आकार में होता है, ठीक है। और डीएनए आरएनए का बना होता है। फिर है कि ये लघुत्तम सूक्ष्म जीव, ये लघुत्तम सूक्ष्म जीव नहीं होता। देखिए जो डीएनए, ये वाला सही है, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए होते हैं, मतलब जो वायरस होता है ना, ये जीवाणु से छोटा होता है, अगर आकार की बात की जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो वायरस होता है इसकी खोज किसने की थी? इवानो वास्की ने की थी। इवानो वास्की ने, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इवानो वास्की ने की थी, 1892 में की थी, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया होता है, इसका खोज भी पूछ लिया जाता है, तो इसको किसने किया था? लिवेन हॉक ने, लिवेन हॉक ने किया था इसकी खोज, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं बता दी हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों की तीव्रता मापने में किया जाता है। जो भूकंपों की तीव्रता मापने में किया जाता है, तो इसमें वाइब्रेशन वाली चीजें होंगी ही। फिर भूकंप लेखी में मुख्यतः क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंपमान क्षण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भूकंप तो कंपन से रिलेटेड होता है, वाइब्रेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से, जीव और उनके श्वसन अंगों को मिलाए, मतलब इसमें जो जीव ये दिए गए हैं ना, ये किससे सांस लेते हैं, यही मिलाना है। चलिए देखते हैं ये किससे सांस लेते हैं। इसमें है केचुआ। जो पहला केचुआ है, ये किससे सांस लेता है? ये सांस लेता है त्वचा से, स्किन से। किससे सांस लेता है? स्किन से लेता है ये। और स्किन से सांस लेने वाले मैं आपको बता दूं, ये जो मेढक होता है, फ्रॉग होता है, मेढक होता है, ये भी स्किन से लेता है। और जितने भी उभयचर जीव होते हैं ना, वो ज्यादातर स्किन से ही क्या करते हैं? सांस लेते हैं। फिर है ए में सेकंड वाला जाएगा। फिर है काकरोच, बी वाला किस में जाएगा? काकरोच किससे लेता है? श्वास नली से लेता है, ठीक है। ट्रैकेल सिस्टम होता है इसमें, श्वास नाल तंत्र से लेता है। डॉल्फिन किससे लेती है? डॉल्फिन लंग से लेती है। डॉल्फिन इंसान जैसी होती है। डॉल्फिन जो होता है ये लंग से लेती है। फिर घोंगा, ये जो होता है स्नेल, ये किससे लेता है? ये क्लोम से लेता है। इसका फर्स्ट में जाएगा, डी का फर्स्ट, सी का चौथा, ये किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा इसका। और एक चीज बता दूं मैं, इसमें जो गिल्स होता है ना, ये क्लोम, इसे क्या बोलते हैं? इसे गिल्स भी बोलते हैं। इससे और कौन, जितने भी मतलब जलीय जीव होते हैं गिल्स से सांस लेते हैं, जैसे मछली, ये क्लोम से सांस लेती है, जैसे घोघा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पहला वाला आंसर सही था। ध्वनि तरंगे जल से एक लोहे की छड़ में गति करती हैं। फिर है क्या है? कोई साउंड वेव है, वो जल से एक लोहे की छड़ में, पहले वाटर है, वाटर है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है? लोहे की कोई छड़ है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, इसका आंसर निकालने से पहले, जो साउंड होता है ना, साउंड होता है, इसका जो इसकी जो तीव्रता होती है सबसे ज्यादा किस में होती है? साउंड की, सॉलिड में। फिर लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम होता है। उसी हिसाब से देख लीजिए, जल से जब लोहे में जाएगी तो सॉलिड में जा रही है, तो लिक्विड से क्या होगा? वृद्धि होगा, पहले वृद्धि होगा, फिर वायु में चली जाती, फिर ह्रास होगा, वृद्धि ह्रास फिर होगा, ठीक है। पहले वृद्धि हो रहा है, फिर ह्रास हो रहा है, वापस जल में चली जाती है। अब किससे जा रही है? अब गैस से किस में जा रही है? लिक्विड में। लास्ट में किससे जा रही है? गैस से लिक्विड में जा रही है। गैस के कंपेयर में देखिएगा, गैस से लिक्विड में जा रही है, तो फिर वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि ह्रास वृद्धि, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इस पैटर्न को याद रखिएगा, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। फिर है घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, ये गलत है, ठीक है। और ये ए वाला सही है, ए सही है, किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। घर्षण के लिए मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस गतिशील हो, एक स्थिर भी हो सकता है, एक स्थिर हो सकता है, दूसरा गतिशील हो सकता है, तब भी घर्षण काम करता है, जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं, ठीक है। और कोई कार मान लीजिए स्थिर है, तो उस पर घर्षण बल नहीं कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। रीना ने, क्योंकि कार भी स्थिर हो गया, और जिस पे वो खड़ा है धरती पे, वो भी स्थिर है। फिर रीना ने प्लास्टिक की एक बोतल ली, उसमें विभिन्न तलों पर सर्वसम छिद्र बनाए। कोई प्लास्टिक बोतल लिया इसने, और क्या किया? नीचे छेद बना कर दिया, ठीक है। उसने बोतल को पानी से भर दिया, फिर क्या किया? उसको वाटर से फिल कर दिया, और जल के प्रवाह का परीक्षण किया। मान लीजिए कोई बॉटल ले रही है, वो इसके बाद नीचे क्या कर दे रही है? होल कर दे रही है। मान लीजिए ये इतना बड़ा कि इसको इतना बड़ा, ठीक है। फिर क्या कर रही हैं? ये बॉटल है, फिर क्या कर रही हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोकन और निष्कर्ष के बारे में सही है? जल तीन छिद्रों में से
सामान जो है बल से बाहर आया और एक समान दूरी पर गिरेगा? नहीं। फिर है, ये क्या होगा? जल छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पे गिरेगा। जल सर्वोच्च छिद्र से अत्यधिक बल के सहित बाहर आया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्या बोला? सर्वोच्च छिद्र जो सबसे बड़ा होल है, उससे उससे क्या होगा? अत्यधिक बल सहित बाहर आया और अधिक दूरी पर गिरा। इसमें से क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है? इसका ये गलत है, ठीक है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। मान लीजिए ये होल है, इसके कंपेयर में देखिए, ये मान लीजिए बड़ा होल है। इस पे क्या, अगर प्रेशर कम लगेगा, अगर बल कम लगेगा ना, तो ये कम क्या होगा? ये न्यूनतम फोर्स से, जो इसका फोर्स होगा वो ना, वो डाउन होगा, वो कम फोर्स से आएगा। और जब हम किसी को धीरे से पुश करेंगे तो वो दूर जाके गिरेगा, या फिर जब हम किसी को तेजी से पुश करेंगे तब वो दूरी पे जाके गिरेगा। जब तेजी से करेंगे तब ना गिरेगा। तो इस पे जब फोर्स ही कम लग रहा है तो वो दूर कहाँ जाएगा? वो न्यूनतम दूरी पे गिरेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम दूरी पे गिरेगा। सर्वोच्च छेद मतलब, क्योंकि छेद बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी चीज़ को इतने में से निकालना हो तो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा दूर तक गिरेगा। और किसी को बड़े होल से निकालना हो, तो किसी लिक्विड को, तो फिर क्या होगा? वो उसको स्पेस ज़्यादा मिल गया, तो फोर्स उस पे कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, जल्दी ही नज़दीक ही गिर जाएगा। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है P=F/A। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से देखना है कौन सा कथन सत्य है। मंद परिश्रवण दर की मृदाओं में अत्यधिक आर्द्रता होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। परिश्रवण का मतलब होता है कि बहने की दर। क्या दर? मृदा, सॉइल की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है, जिसमें मान लीजिए वाटर है, जिसमें बहने की दर कम हो। इसमें अगर वाटर आ गया ना, वो कम बहे, तो जब कम बहेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी जो होगा वो तो ज़्यादा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, वो उसमें आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कौन सा सॉइल उस दिन बताई थी मैं? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज तार के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? जो फ्यूज का तार होता है उसके लिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्यूज का तार होता है वो बना किसका होता है? टिन का बनाया जाता है और लेड का बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब ये गर्म होता है, पहले हीट होता है ना, हीट होने पे इसको, तब ना ये इसका इसका जो तार होता है, फ्यूज होता है, वो कट जाता है और घर में कोई हादसा होने से बच जाता है। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, अगर ये हीट हुआ ना, तो इसका जो, ये जिसमें मान लीजिए फ्यूज है ना, ये फ्यूज का जो आउटर सरफेस होता है, ये हीट को ऑब्जर्व ना करे, इसलिए ये टिन और लेड का बनाया जाता है, ताकि उसका बाहरी वाला सरफेस हीट ना हो, हीट को ऑब्जर्व ना करे और आग ना लगे, इसलिए ये टिन और लेड का बनाया जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा ये होता है, इसका जो गलनांक होता है ना, उसको क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो लो रखा जाता है। क्यों? ताकि अगर घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट, कोई भी हादसा होने जाए, तो ये जल्दी ही कम ही हीट पे क्या हो जाए, जल्दी से लो हीट पे ही ये क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। और जब मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा? टूट जाएगा। तार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रतिरोधकता क्या हो? प्रतिरोधकता मतलब बिजली को रोकने की क्षमता, ठीक है। प्रतिरोधकता जो हो वो क्या हो? हाई हो, बिल्कुल। ताकि जब वो कटे ना, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो इतना हाई हो कि जो घर में सप्लाई है ना करंट का, वो फ्लो रुक जाए। तो इसलिए इसका इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हाई करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लो करते हैं, ताकि ये कम हीट पे ही मेल्ट होके घर में जो हादसा हो रही है उससे बचाया जा सके, करंट फ्लो को रोक सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसमें निम्न है किसमें उच्च है? सेकंड वाला सही हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72 है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में वाक्यों को पढ़िए। जो प्लांट होते हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन जो होता है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता दूं। इससे क्या होता है? इनका टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये जो मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है, इसमें जो जल होते हैं वो ऊंचाइयों तक, ये मान लीजिए कोई ट्री है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन हुआ, तो यहाँ से जो जल वाला पार्ट है ना, यहाँ तक ऊंचाइयों तक ले जाए। ये भी है। टेम्परेचर भी क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो ऊपरी वाले पोर्शन में ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीनों सही है। वाष्पोत्सर्जन, ये जो चूसड़ बल मतलब ये होता है जल को ऊपर करना, ठीक है। जो वृक्षों में जल की ऊंचाइयों को ऊपर तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में अनुकूलतम तापमान संतुलित करने में, टेम्परेचर मेंटेन करेगा ये। फिर है वाष्पोत्सर्जन जड़ों को जल के अवशोषण में सहायता करता है, बिल्कुल। जब जड़ें जो होंगी वो वाटर को अवशोषित करेंगी, तभी तो ये ऊपर तक जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ए बी एंड सी, तीनों, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई घड़ी 3:15 दर्शाती है, 3:15 कैसे लिखते हैं, ऐसे 3:15 हो गया, ठीक है। तब यह दर्पण में कैसा दिखेगा? दर्पण में जो मिरर होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, इन्वर्टेड, जिसे इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आए, इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो उल्टा बनता है। 3 का उल्टा करेंगे क्या आएगा? अगर 3 का उल्टा करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा ये। लेकिन अगर 15 का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है, लेकिन ये 5 जो होता है ना, इसको ढंग से लिखिएगा। 5 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा ये। 3:12 जो कि इसमें ऑप्शन में था नहीं, इसलिए इस पे जो है आयोग ने स्टार मार्क दिया था, सबको कॉमन 1 नंबर मिले थे। आप अगर इस पे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ना समझ में आए ना, तो ऐसे पेज लीजिए, कहीं पेज पे किनारे पे जगह होगा ही, 5 ऐसे लिखिए, इसको मतलब थोड़ा दबा के पेन लिखिएगा, ऐसे लिखिए। इसके बाद क्या करिए, पेज को उलट दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा 5 क्या बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। जो मुर्गियां होती हैं क्या होती हैं, अंड प्रजक, जिसे क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ठीक है, ओविपेरस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, ओविपेरस का मतलब होता है अंडे बाहर, अंडों का जो प्रोडक्शन बाहर होना, ठीक है। शरीर के बाहर, बॉडी के आउटर बॉडी में, आउटर बॉडी में क्या होना, अंडे जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होना, ठीक है, उनका प्रोडक्शन होता है, ये होना, ये किस में होता है, कीड़े मकोड़ों में होता है, सरीसृप और उभयचर दोनों में होता है, ठीक है। सरीसृप, सरीसृप मतलब जैसे जिसमें घोघा, सांप ये सब आते हैं, ये सरीसृप होता है, सरीसृप। और क्या, उभयचर दोनों में होता है, एम्फेबियन जिसे बोलते हैं, दोनों में होता है। और ये मतलब जो है केवल इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, केवल फर्टिलाइजेशन होगा। और निषेचन क्या होता है, अंदर होता है, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें अंड प्रेरक होते हैं और आंतरिक निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन तो अंदर होगा लेकिन प्रोडक्शन बाहर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 75 है। किसी सरल लोलक की कालावधि मतलब क्या होता है, आवर्तक काल जिसे बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। इसका जो होगा, मान लीजिए ये समझ में ना आए, टाइम पीरियड बोलते हैं इसे, टाइम पीरियड। निर्भर करता है, टाइम पीरियड किस पे निर्भर करेगा, जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है ना, उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट या लापान जी। ये लंबाई पर निर्भर करेगा और जी मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर चलिए देखते हैं कौन सा होगा। लोलक की लंबाई गोलक के द्रव्यमान, गोलक के पदार्थ पे नहीं निर्भर करेगा, गलत है इसलिए। दूरी पे, डिस्टेंस पे नहीं निर्भर करेगा, गलत है इसलिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लोलक की लंबाई और ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, लोलक गोलक के पदार्थ पर, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी उस पे डिपेंड करेगा और इसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, गोलक के द्रव्यमान और इस पर निर्भर नहीं है। तभी तो मैं सोची कि ये पदार्थ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका नहीं है। तो ये किस पे हो जाएगा, गोलक के द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ। फिर से ही बता देती हूँ, कंफ्यूजन हो गया सारा। किसी सरल लोलक की कालावधि निर्भर नहीं करती, जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका फार्मूला भी बता दिया आपको, 2 पाई अंडर रूट या लापान जी। टाइम पीरियड उसे कहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में, एक फ्रीक्वेंसी में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आवर्तक काल बोलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी में जितना टाइम, मतलब ऐसे लोलक होता है ना, ऐसे लोलक होता है, यहाँ से यहाँ गया, ये इसमें जितना टाइम लगा एक फ्रीक्वेंसी में उसे आवर्तक काल बोलते हैं। ये निर्भर किस पे करेगा, लंबाई पे निर्भर करेगा और जी पे और द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर नहीं करेगा, चलिए देखते हैं किस पर निर्भर नहीं करेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, गोलक के द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ। बिल्कुल, इसमें द्रव्यमान कहीं यम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो गोलक के द्रव्यमान और गोलक का पदार्थ, पदार्थ वाली चीजें भी नहीं दिख रही हैं, तो इस पे निर्भर नहीं करेगा। ये जो द्रव्यमान है ये यम कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करेगा। इसमें देखिए ये तो था, लेकिन इसमें द्रव्यमान था, लेकिन इसमें लंबाई जो ऐड कर दी है इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि लंबाई पर तो निर्भर करेगा ना। इसमें भी लंबाई ऐड कर दी है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, इसमें भी लंबाई कर दी है इसलिए नहीं हुआ, इसमें द्रव्यमान और पदार्थ दोनों कर दिए इसलिए ये हो गया। नहीं वाला पूछा था, नहीं को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो देखिए कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा था मुझसे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन में, जब मान लीजिए चक्रवात टाइफून आता है, टाइफून तो चक्रवात का नाम है, ठीक है, इसे साइक्लोन बोलते हैं। जब चक्रवात के महाविपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है, जब साइक्लोन आता है तो उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका हो सकता है वो चक्रवात आने से पहले ही क्या कर देना, इन्फॉर्मेशन दे देना,
लोगों को सूचित कर देना चक्रवात आने वाला है। लोगों की निकासी, ये तो बात की चीज़ें हैं ना, अब ये तो आ जाने के बाद निकासी कितना कर पाओगी? कुछ तो लोग मर जाएँगे। संसाधनों के वितरण की देखभाल, ये तो गलत है। फिर है लोगों को घर निर्माण में मदद, घर कहाँ बनाने लग जाएँगे उसी टाइम। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना। बिल्कुल, साइक्लोन आने से पहले ही जो तैयारियाँ हो जाएँ वही सबसे परफेक्ट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। दिल्ली और आगरा के मध्य की दूरी 180 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर है। सीता कार द्वारा दिल्ली से आगरा तक सफ़र करती है। उसे आगरा पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 5 घंटे का समय लगता है जाने में, ठीक है। लौटते हुए यदि कार की गति 60 किलोमीटर पर आवर होती, ये देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है, लौटते वक्त वो कितने किलोमीटर से आ रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तब पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? ये 5 घंटे तो निकल ही गया, और निकाल लेते हैं। ये लौटते टाइम क्या है इसकी चाल? 60 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है। तो आपको पता होगा जो टाइम होता है वो होता है डी अपान स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपान स्पीड। तो 180 अपान स्पीड कितना हो जाएगा? 60। ये भी निकाल लीजिए, 3 आवर हो जाएगा। तो 5 में 3 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? 8 घंटे। टोटल कितना टाइम लगा? 8 घंटे। 8 घंटे वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये 2 में दिया गया है। चलिए आगे पूरा लगाना पड़ेगा। तब पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? ये तो निकल गया 8 घंटे। इस यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी? स्पीड बराबर क्या होता है? डी बाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक तो ये होता है ये फार्मूला, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। 2x(y) अपान x प्लस वाई होता है। x y क्या है? स्पीड है, क्रम से जाने का, आने का। फिर है, चलिए इसको मिटा देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक जगह नहीं बचा है ना। एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टाइम तो निकाल के दिखाई दी हूँ। एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं 2xy अपान x प्लस वाई, ये जाने का टाइम, और 2x कितना है? गई कितने चाल से? निकाल लेते हैं जाने का। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, 180। समय कितना लगा था? 5। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर से गई होगी, ठीक है। इंटू 30 इंटू क्या हो जाएगा? इसका तो दिया ही है, इंटू 60 अपान 30 इंटू, ये 30 नहीं आएगा, 36 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 36 है ये, 30 नहीं है। 36 और ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। जोड़ देंगे, x प्लस वाई है ना, 96 हो जाएगा। इसको जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 आवर। इतना कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पे जगह भी नहीं बचा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला 45, 8 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, फिर है का आकार बहुत बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय में, मतलब जो गैसेस होते हैं ना, इनके ट्रांसपोर्टेशन में ये जो है क्या करता है? सहायता करता है। आपको पता होगा जो आरबीसी होता है इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है इसका। आरबीसी का आकार होता है ये चक्र के ऐसे ऐसे होता है, चक्र के आकार का होता है आरबीसी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 120 डेज होता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना? व्हाइट ब्लड सेल का क्या वर्क होता है? एंटीबॉडीज बनाना घर में, मतलब घर में नहीं, बॉडी में, ठीक है, और बॉडी को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट देखते हैं, 14 डेज उसका होता है टाइम पीरियड, मतलब जीवन काल, लाइफ टाइम। यदि एक्स और वाई तत्व और संयोजन कर तत्व हैं, और क्या कर रहे हैं? संयोजन कर यौगिक बना रहे हैं जेड, एक्स प्लस वाई क्या बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक्स और वाई के परमाणु एक समान है, गलत है। ये तभी इनका संयोजन तभी होगा जब इनमें परमाणु की संख्या अलग अलग होंगी, एक ही परमाणु के बीच संयोजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है। सीमा ने 4 परख नलियां ली, ए बी सी डी नामांकित किया। उसने प्रत्येक परख नली में लोहे की एक एक कील डाली और निम्नलिखित पदार्थ डाले। क्या की परख नली ली? ए बी सी डी, 4 परख नली ली। अभी क्या की इसमें सब में लोहे की एक एक कील डाल दी, ठीक है। और परख नलियों में है क्या? एक में ऑयल है, ऑयल में लोहे की कील। फिर क्या पूछ रहा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। उसने सभी परख नलियां बंद की, कुछ दिनों के पश्चात प्रेक्षणों को लिखा, कुछ दिनों तक उसमें रहने दी, ठीक है। प्रेक्षणों का क्या सही है? कील पर जंग लगने की बात हो रही है, ठीक है। जंग लगने के लिए पहले मैं बता दूं कंडीशन क्या होना चाहिए। जंग जब लगता है ना, जंग जब लगता है तो इसे लगने के लिए क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए, नमी जिसे बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जंग लगता है। लेकिन चलिए देखते हैं, तेल में एयर ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं। सोडा चूना में नहीं, गर्म जल में भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये इसमें क्या होगा?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें ये वाला नहीं, ये वाला देखना है, ठीक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लोहे की कील पर जंग लग गया, जबकि ए, बी, सी में जंग नहीं लगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि नल के जल में देखिए ऑक्सीजन भी मिला और नमी भी मिली, तो इसमें लग गया। और जो लोहे की जंग का फ़ॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? जो साइंस के का नेचर होता है इसमें से कौन-सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ए एंड सी। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, और क्या कहते हैं विज्ञान अंतःविषयी है, इंटर मतलब इंटर सब्जेक्टुअल है, ठीक है? और संदेहवाद को, ये जो सस्पेक्शन होते हैं उनको बढ़ावा देता है। बिल्कुल, जब खोज होंगे तो मन में जो सस्पेक्शन होंगे वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ावा देगा। विभिन्न वैज्ञानिक संप्रत्यों एवं घटनाओं के विषय में बच्चों को जो सहज संप्रत्य है क्या करना चाहिए उसका, उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देना चाहिए। बिल्कुल, जो वो मान लीजिए कोई अंडर उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई कॉन्सेप्ट उनके माइंड में, उसको आपको हटाना है या फिर उसे करेक्ट करना है ना, उनकी समझ को कोई गलत कॉन्सेप्ट उन्होंने मतलब अचीव कर लिया है, सीख लिया है, उसे अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, उसके विरुद्ध प्रमाण देना होगा कि देखिए इसलिए इस चीज़ को मैं गलत बोल रही थी, ये देखिए इसके विरुद्ध क्या है। फिर देखते हैं विज्ञान में संप्रत्यों और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना क्या है, संप्रत्यों की समझ को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, अगर गैर उदाहरण प्रस्तुत किए कॉन्सेप्ट को ये बिल्ड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी साइंस क्लासरूम को निरूपित करता है? चलिए देखते हैं कौन सा निरूपित करता है। संवाद की भूमिका पर ध्यान देना बिल्कुल सही है। इसमें डिस्कशन वाली चीज़ें पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं, मैं टैग वर्ड पढ़ा चुकी हूँ आपको। विद्यार्थियों के बहुल कौशल बहुल परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लेना, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सही है, सेकंड वाला भी सही है। विज्ञान और अन्य विषयों के संबंध पर विशेष बल देना। जो साइंस होता है ना उसको आउटर जो सब्जेक्ट है उनसे भी कनेक्ट करके रखना, बाहरी ज़िंदगी से भी कनेक्ट करके रखना। ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, ए, बी, सी। फिर है उत्तरों में वस्तुनिष्ठता को महत्व देना, वस्तुनिष्ठता को महत्व नहीं देना, मूल्यांकन ये देखिए उत्तरों पर केंद्रित, ऐसे सब नेगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण है। कोई मान लीजिए इंक्लूसिव जो है साइंस क्लासरूम है, इसका क्या लक्षण हो सकता है? व्यक्तिक निर्देश योजना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इंडिविजुअल जो निर्देश होते हैं उनकी उनकी प्लानिंग करना, यही सही हो जाएगा। समावेशी क्लास रूम वो होता है जिसमें सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है, सबके लिए अलग अलग निर्देश देने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश अलग होंगे लेकिन सारे बच्चे एक साथ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्रा ने एक क्षण चुंबक को धागे से लटकाया और कॉपी में कथन लिखे। क्षण चुंबक विश्राम की ऐसी स्थिति में आया कि उसका एक सिरा उत्तर, क्षण चुंबक तो वही चुंबक है, तो एक नॉर्थ में होगा एक साउथ में होगा, इंगित करता है एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित है। क्या है इसका, क्या कर रही है, अवलोकन निष्कर्ष बताना। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष वो होता है जिसमें फैक्चुअल चीजें बता दी जाती हैं, उसमें कुछ सोचने समझने की गुंजाइश नहीं होती, बस बता दी हाँ ये चीज है तो है। जैसे दो सबसे छोटी सम संख्या है मान लीजिए तो है, ठीक है, ऐसी चीजें बता दी जाती हैं। तो ये चीजें क्या है, ये निष्कर्ष हैं। लेकिन अवलोकन क्या है, किसी चीज को देख के समझना, अनुमान लगाना। मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, वाटर शुगर है, ये सब यहाँ इसमें कुछ काम हो रहा है ना, तो उसको देख के अवलोकन करना मतलब अनुमान लगाना, हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बस फर्स्ट वाला, यस वन। क्या ये इसमें अवलोकन हो रहा है, इसमें करके देखा जा रहा है, इस टू क्या निष्कर्ष निकाल दिया गया है बस। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपसारित प्रश्न है। अपसारित प्रश्न मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन। और अपसारी जो चिंतन होते हैं, मान लीजिए डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है ये क्या होती है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। और कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होते हैं ये निगेटिव टैग वर्ड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में मल्टीपल थिंकिंग्स आ जाएंगे, 360 डायमेंशनल वाली चीज़ें आ जाएंगी, इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। मतलब जो इंटेलिजेंस ना वो अलग अलग प्रकार से, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट में, कम्युनिकेशन में, सोशलाइजेशन में, हर चीज़ों में काम आएगा। तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, हर एरिया में कोई बच्चा थिंक कर रहा है। और ये अभिसारी जो चिंतन होता है कन्वर्जेंट, वो एक जगह आके सीमित हो जाना, किसी चीज़ का एक ही तरीका, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बस उसी तरीके पे, घिसी पिटी तरीके पे चला जा रहा है, तो ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सोच वाले जो प्रश्न होंगे, फैक्चुअल चीज़ें नहीं होंगी, वो अपसारित प्रश्न होगा। शुक्र को संध्या तारा क्यों कहते हैं, इसका फैक्चुअल आंसर मिलेगा। फिर है चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन ही क्यों, फिक्स आंसर है इसका, ये इसलिए अभिसारित प्रश्न है, अभिसारित याद रखिएगा, जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। फिर है क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक समान ना हो। इसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, वो बच्चे को सोचना ही पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ना हो तो क्या होगा। तो ये हो गया
डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित कार्य दिया। अपने पड़ोस के 10 बच्चों के आहार एवं भोजन की आदतों को ज्ञात करने के लिए उन्हें साक्षात्कार करो, उन्हें मतलब अवेयर करना है। फिर प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों में स्वस्थ आधार के पैटर्न को पहचान करो। इस क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों का मतलब इनके द्वारा कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको क्या होगा, जिनका डेवलपमेंट होगा। चलिए देखते हैं। अवलोकन, परिचालक, परिभाषा। परिभाषा वाली चीजें निगेटिव होती हैं। ठीक है, परिचालक, अवलोकन, ऊपर से अवलोकन दे रहा है। अवलोकन मतलब वो होती है चीजें होती हैं जिनका मतलब केवल अनुमान लगाया जाता है, वो अवलोकन होता है। इसमें बातचीत भी तो हो रही है, तो इसमें क्या कम्युनिकेशन भी जुड़ेगा। संप्रेषण, परिचालक, परिभाषा बनाना। ठीक है, जो संप्रेषण होता है, परिचालक होता है मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे ऐसे ऐसे करना है, या आहार लेनी है, भोजन की आदतें ये होनी चाहिए, कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, ये सब चीजें क्या होंगी, हो जाएंगी, कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। बालिकाओं को स्टेम, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये स्टेम का अभी बता रही हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का उपयोग कर सकता है। इससे संबंधित क्या करना है, पेशा चुनना है। इसके लिए जो साइंस टीचर होगा वो क्या उपयोग कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टेम को समझिए। इसमें जो यस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइंस। ठीक है, साइंस होता है। फिर होता है टी से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होता है। ई से क्या होता है, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग होता है। इसके बाद लास्ट में क्या होगा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, लास्ट में मैथमेटिक्स होगा। ये इतने सब्जेक्ट आ गए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी युक्ति अपनानी होगी। ये कौन सा है, 89। कक्षा में क्या है, लिंग संवेदी भाषा का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। फिर है कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना, ये भी सही है। फिर रूढ़िवादियों को जानने के लिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, ऑप्शन नंबर सी वाला भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ए बी सी तीनों। लिंग आधारित समूह बनाना ये गलत है, इसमें अलग किया जा रहा है। बालिकाओं को पृथक पृथक वही अलगाव वाली चीजें हैं, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। विज्ञान में अधिगमकर्ताओं के अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछित मतलब डिजायरेबल प्लानिंग कौन सी है, किसके लिए, अर्थपूर्ण मूल्यांकन मतलब लर्निंग फुल एवेल्युएशन के लिए। चलिए देखते हैं, लर्निंग भी हो, एवेल्युएशन भी हो। समानता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूपता देना गलत है। अधिगमकर्ताओं के गलत उत्तरों को नजरअंदाज करना गलत है। अधिगमकर्ताओं की विवेचना को बहुत महत्व देना, बिल्कुल उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो थिंकिंग है, उनको क्या देना है, इंपॉर्टेंस देना, यही बोला जाता है। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जाती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।